जब से जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को निष्क्रिय किया गया है, उसके बाद से आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए भारतीय फौज लगातार कोशिशें कर रही है। आतंकी हमले के संदेह को देखते हुए आज भारतीय फौज ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। इसमें कोई शक नहीं है कि लगातार आतंकवादी गतिविधियों में कमी तो आ रही है, लेकिन भारतीय फौज ऑपरेशन ऑल आउट को पूरी तरह से अंजाम दे रही है। गोली और धमाकों की आवाज से आज घाटी गूंज उठी और जन्नत में मच गया हड़कंप। श्रीनगर में जहां कश्मीर यूनिवर्सिटी के बाहर धमाका हो गया, तो वहीं पुलवामा में सुरक्षा बलों के साथ हुए एनकाउंटर में 2 आतंकी मारे गए। ये तस्वीरें श्रीनगर की हैं। कश्मीर यूनिवर्सिटी के सामने हुए धमाके से यहां कांच के टुकड़े बिखर गए। धमाके में 3 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए, जिन्हें फौरन नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसी स्पॉट पर मौजूद हैं जहां पर ये ब्लास्ट हुआ है। आप अपने विजुअल्स में देख पा रहे हैं कि लो इंटेंसिटी ब्लास्ट था, जिसकी वजह से ये टाइल्स को नुकसान हुआ है और साथ ही जो दुकानें यहां पर मौजूद हैं उनके जो शीशे लगे हुए थे वो कम्प्लीटली पूरी तरीके से डैमेज हो गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कश्मीर यूनिवर्सिटी के गेट को भी घेर लिया है और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द पता चल पाए कि ये ब्लास्ट आखिर हुआ कैसे और ये ब्लास्ट किया किन लोगों ने। ID is certainly a threat, but we are alive to this threat and we have taken all the countermeasures which are required to counter this threat. उधर पुलवामा के पचार राजपुरा इलाके में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सेना ने एनकाउंटर के बाद 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। सोमवार रात को सुरक्षा बलों को यहां 2 आतंकियों की मौजूदगी की खबर मिली। इसके बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया। सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ तो आतंकियों ने गोलीबारी चालू कर दी। जवाब में सेना ने भी फायरिंग की और दोनों आतंकियों को मार गिराया। वहीं अनंतनाग के पंचायत घर हाकुरा में ग्रेनेड अटैक हुआ है, जिसमें 2 लोगों के गंभीर रूप से जख्मी होने की खबर है। श्रीनगर से इद्रिस लोन के साथ टीम न्यूज़ नेशन। आइए अब आपको दिखाते हैं पूरे दिन भर आज महाराष्ट्र ने कैसे सुर्खियां बटोरी हैं। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में आज एक बार फिर खूब ड्रामा हुआ और शाम होते होते बाजी एक बार फिर पलट गई। 3 दिन पहले जो देवेंद्र फडणवीस सीएम बने थे, उन्होंने फ्लोर टेस्ट से पहले ही इस्तीफा सौंप दिया। अब बहुमत के लिए जितने विधायक चाहिए उतने भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने यह निर्णय लिया कि हम सरकार नहीं बनाएंगे, हम इस्तीफा देंगे। फडणवीस से पहले अजीत पवार ने डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा दिया और ये साफ कर दिया कि 3 दिन पहले जिन विधायकों के समर्थन के दावे के साथ उन्होंने बीजेपी से हाथ मिलाया था, उसे अब वो पूरा नहीं कर पा रहे थे। फडणवीस के इस्तीफे के साथ ही सूबे में अब शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की सरकार और उद्धव ठाकरे के सीएम बनने का रास्ता साफ हो गया है। 10 साल के लिए उद्धव ठाकरे साहब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो गए। बीजेपी के विधायक कालिदास कोलंबर को प्रोटेम स्पीकर चुना गया है, जो महाराष्ट्र के विधायकों को शपथ दिलाएंगे। इससे पहले महाराष्ट्र के सियासी संकट पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया और फडणवीस सरकार को बुधवार शाम 5 बजे तक फ्लोर टेस्ट पास करने को कहा। कोर्ट के इस फैसले को कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना ने अपनी बड़ी जीत और बीजेपी के लिए झटका बताया। हम इस फैसले से तीनों दल पूरी तरह से संतुष्ट है। गुजारिश करता हूँ आज जो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है कि कल ये सब होने के बजाय आज ही तुरंत अपना इस्तीफा राज्यपाल महोदय को सौंप दें। हालांकि दोपहर तक बीजेपी ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि बाजी उसके हाथ से फिसलती जा रही है। कल होने वाले बहुमत सिद्धता के लिए हम तैयार हैं। हम सदन में बहुमत सिद्ध करके दिखाएंगे। मगर दिन ढलते ढलते बीजेपी की सत्ता बरकरार रखने की उम्मीद भी ढल गई और फडणवीस सीएम से पूर्व सीएम बन गए। टीम न्यूज़ नेशन। आज संविधान दिवस है। 70 साल पहले 1949 में 26 नवंबर को ही भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था। इस मौके पर संसद में विशेष सत्र का आयोजन किया गया था, लेकिन विपक्ष ने महाराष्ट्र की चल रही गतिविधियों को लेकर इसका बहिष्कार किया। हालांकि राष्ट्रपति के संबोधन का बहिष्कार इस तरह से आम नहीं है, लेकिन आज जिन परिस्थितियों में इन तमाम बातों को किया गया, उसके बाद यही कहा जा सकता है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष की खाई लगातार बढ़ती जा रही है। संविधान दिवस पर संसद के अंदर खास कार्यक्रम हो रहा था तो सदन के बाहर हो रहा था हंगामा।
कांग्रेस और टीएमसी समेत विपक्षी पार्टियों ने प्रदर्शन किया और संविधान बचाओ के नारे लगाए। विपक्षी दलों ने संसद में अंबेडकर प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया और सरकार पर संविधान से खिलवाड़ का आरोप लगाया। और कैसा वो प्रजातंत्र जिसमें केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और स्पीकर बोलें और विपक्ष की कोई भूमिका जिसमें ना हो। ये भारत का संविधान ये नहीं कहता। दिल्ली की तरह देश के कई हिस्सों में संविधान दिवस पर विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई। लखनऊ में एसपी के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, तो पटना में सदन के बाहर विपक्षी नेताओं ने प्रदर्शन किया। संविधान दिवस पर संसद के सेंट्रल हॉल में एक संयुक्त बैठक भी हुई। हालांकि इसमें विपक्ष शरीक नहीं हुआ, लेकिन पीएम मोदी ने इसे संबोधित किया और देश के संविधान को सबसे पवित्र ग्रंथ बताया। संविधान की भावना अटल और अडिग रही है। अगर कभी कुछ इस तरह के प्रयास हुए भी हैं, तो देशवासियों ने मिलकर के उनको असफल किया है। इस बात को हम जरूर रजिस्टर करते हैं कि हमारे संविधान की मजबूती के कारण ही एक भारत श्रेष्ठ भारत की तरफ हम आगे बढ़ पाए हैं। अब बताते हैं कि इस बार संविधान दिवस खास क्यों है। दरअसल भारतीय संविधान के 70 साल पूरे हो रहे हैं। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अपनाया गया था। संविधान सभा में 207 सदस्य थे। डॉक्टर अंबेडकर संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। 2 साल 11 महीने 17 दिन में भारत का संविधान तैयार हुआ था। ये दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। हैरानी की बात है कि देश के जो नेता कुर्सी संभालते वक्त संविधान की शपथ लेते हैं, संविधान दिवस के दिन भी उनमें एकता नजर नहीं आई। टीम न्यूज़ नेशन। जहां बच्चा बच्चा सिविक्स की क्लास में संविधान की बारीकियों को समझता, पढ़ता और जानता है, वहीं जब हमारे देश के राजनेताओं से न्यूज़ नेशन ने संविधान की बारीकियों पर सवाल पूछा, तो देखिए कैसे हमारे नेता फिसड्डी साबित हुए। संविधान की मूल आत्मा उसकी प्रस्तावना है। मैं चाहूंगा कि आप अपने जरिए तमाम लोगों को बताएं कि प्रस्तावना क्या कहती है। देखिए, बहुत साधारण बातें हैं। इसमें एकता की बात की गई है और सब नियम के अनुसार अगर जिंदगी बिताएं तो सब एक दूसरे के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। किसी की ज़िंदगी में अगर हमारे किसी काम के ज़रिए किसी की ज़िंदगी में कोई भी आँच आए या तकलीफ़ें आए तो वो भी सही नहीं है। तो अपना कर्तव्य निर्वहन करते जाए तो किसी के लिए भी कभी कोई तकलीफ़ नहीं देंगे। प्रस्तावना संविधान की है कि भाई आपको अधिकार है इस स्वतंत्र भारत में अपनी आवाज़ रखने का, आपको अधिकार है अपने आप को भारतीय बोलने का, आप इंडिपेंडेंट हैं, आप पर किसी भी प्रकार का, अगर आप एकदम आखिरी देश के छोर के गरीब व्यक्ति भी हैं, आप पर कोई सरकार प्रेशर नहीं कर सकती। आप आपके पास में आपका अधिकार है, आपके पास अपना एक कानून है, वो आपको एक अधिकार है। संविधान का सबसे बड़ा जो मूल मंत्र है जनता का, जनता के लिए, जनता का शासन, और उस आत्मा को चोट पहुंचा रही है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और उनके साथ और भी जो लोग हैं। लेकिन आइए अब आपको दिखाते हैं बर्फ किस तरह से कहर बनकर हिंदुस्तान के तमाम पर्वतीय क्षेत्रों में पड़ रहा है। जबरदस्त बर्फबारी हो रही है, चाहे आप उत्तराखंड की बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, सभी जगह स्थिति बहुत गंभीर होती जा रही है और लोगों तक रसद पहुंचाना एक बड़ी चुनौती। ठंड से जम गया झरना, जम गया बहता पानी, जम गई बहती लहरें, जम गई गिरती बूंदें, पहाड़ों पर ठंड का प्रचंड प्रहार। -12 डिग्री में पानी बना पत्थर। नवंबर महीने में ही चमोली में बर्फ का कब्जा। बर्फ से ढकी उत्तराखंड की चमोली की इन वादियों में ठंड ने कुछ पहले दस्तक दे दी है। ठंड की इस आमद से नीति घाटी से लेकर माना घाटी तक का इलाका लगभग जम सा गया है। कल कल करके बहता झरना जमकर कांच की तरह लगने लगा है, तो झरने का बहता पानी जमीन पर पत्थर पर ठोस बनकर ठहरा हुआ है। यही नहीं, झरने से गिरने वाला पानी जमकर बर्फ के नुकीले भाले की शक्ल ले चुका है। हवा में लटकते ये हजारों बर्फ के भाले जितने खूबसूरत हैं उतने खतरनाक भी हैं।
इस इलाके के लोगों को पीने के पानी तक की किल्लत झेलनी पड़ रही है। ठंड की वजह से पानी की पाइपलाइन जम गई है। नीति घाटी में पारा -12 तक गिर गया है। शीतलहर की वजह से पूरे इलाके में दिन और रात के तापमान में भारी अंतर दर्ज किया जा रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक दिसंबर और जनवरी में पड़ने वाली ठंड ने इस बार नवंबर में ही दस्तक दे दी है। अभी तो नवंबर गुजरा भी नहीं है और दिसंबर जनवरी में पड़ने वाली कड़ाके की ठंड सितम ढाने लगी है। पूरे नदी नाले पूरी तरह जमे हुए हैं, पूरा पानी उनमें जमा हुआ है और हमेशा माइनस में तापमान जा रहा है। जवानों को भारी कठिनाइयां तो हो रही है। ऐसा इस बार जल्दी ठंड होने से, जबकि अन्य वर्षों में ये दिसंबर जनवरी में ही इतनी ज्यादा कड़ाके की ठंड होती थी। हालांकि चमोली और उसके आसपास के इलाकों में आने वाले दिन और मुसीबत वाले साबित हो सकते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक पहाड़ों पर और ज्यादा बर्फबारी और बारिश हो सकती है। टीम न्यूज़ नेशन। आइए अब आपको जम्मू कश्मीर की भी तस्वीरें दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर के ऊंचे इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। राजौरी में बर्फ की सफेद चादर जमी हुई है और इसकी वजह से रास्ते में चलने की बहुत बड़ी दिक्कतें आ गई हैं। स्नो मूवर से बर्फ को हटाया जा रहा है और उसके साथ साथ यहाँ पर आवाजाही पूरी तरीके से स्थगित होती दिख रही है। बिजली और पानी का संकट भी हो रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि प्रशासन लोगों को लगातार कह रहा है नीचे इलाके में जाने के लिए, क्योंकि एवलांच के खतरे से इनकार नहीं किया जा सकता। कल का दिन हिंदुस्तान के लिए बड़ा खास होने जा रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान का सबसे ताकतवर मिलिट्री सैटेलाइट कॉटसैट 3 लॉन्च किया जाना है। यानी कि हिंदुस्तान अंतरिक्ष से उन तमाम दुश्मनों का पता लगा सकेगा जिनकी वजह से हिंदुस्तान पर कहीं भी, कैसे भी, किसी भी तरीके से आंच आ सकती हो। अंतरिक्ष से दुश्मन पर अचूक प्रहार, अब ना हाफिज छिपाएगा ना मसूद अजहर। सेना की तीसरी आंख से होगा पाकिस्तान का सर्वनाश। इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो 27 नवंबर को अंतरिक्ष में एक और तहलका मचाने वाला है। इसरो श्रीहरिकोटा से कार्टोसैट सीरीज का तीसरा उपग्रह लॉन्च करने वाला है। ये सैटेलाइट बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जानकारों का कहना है कि सीमा सुरक्षा के लिए ये सैटेलाइट अंतरिक्ष में देश की खुफिया और रक्षा एजेंसियों के लिए तीसरी आंख का काम करेगी, ताकि देश के दुश्मनों की हर एक साजिश को वक्त रहते ट्रैक किया जा सके। हमारा इरादा जो है अपनी डिफेंस के लिहाज से है, तो उसके लिए हमारे अंदर मजबूती रहनी चाहिए। तो भारतीय सेनाओं के लिए जो डेडिकेटेड सैटेलाइट्स हैं उनमें कार्टोसैट्स की भी अपनी एक किस्म से बहुत अहम भूमिका रहती है। कार्टोसैट 3 एक अर्थ ऑब्जर्वेशन या सर्विलेंस सैटेलाइट है, जिससे सरहद की निगरानी के साथ दुश्मन की हरकत पर भी निगरानी हो सकेगी। 27 नवंबर को सुबह 9:28 पर एडवांस रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कार्टोसैट 3 लॉन्च किया जाएगा। इसके साथ अमेरिका के 13 छोटे कमर्शियल उपग्रह भी भेजे जाएंगे। ये लॉन्चिंग PSLV C-47 रॉकेट से की जाएगी। बताया जाता है कि सैटेलाइट में जो कैमरा लगा है उसे दुनिया के सबसे ताकतवर कैमरों में शुमार किया जाता है। जमीन से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई तक तस्वीरें लेने में सक्षम, कलाई की घड़ी का समय बताने में भी सक्षम कैमरों से लैस किसी भी मौसम में धरती की तस्वीर ले सकता है। दिन के साथ रात की तस्वीर भी ले सकता है। अभी तक किसी भी देश ने इतनी शक्तिशाली क्षमता वाले कैमरे के साथ कोई सैटेलाइट लॉन्च नहीं किया है। अब तक इसरो कार्टोसैट सीरीज के 8 उपग्रह लॉन्च कर चुका है। टीम न्यूज़ नेशन। सबरीमला विवाद अभी भी जीवित है और सबसे दुखद स्थिति तो ये है कि जो महिलाएं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वहां दर्शन करने के लिए पहुंच रही हैं, उनके साथ तरह तरह के दुर्व्यवहार हो रहे हैं। ताजा मामला है जब कुछ महिलाएं सबरीमला मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंची और उनके ऊपर मिर्ची पाउडर फेंका गया। क्या यह होता है लोगों का सम्मान? नीले सूट में एक महिला पुलिस कमिश्नर दफ्तर से बाहर निकल रही है। सफेद शर्ट और नारंगी लुंगी में उसके सामने से एक शख्स जा रहा है। महिला कमिश्नर ऑफिस के गेट तक पहुंच पाती उससे पहले ही ये शख्स महिला पर मिर्ची स्प्रे से हमला कर देता है। जिस महिला पर मिर्ची स्प्रे से हमला किया गया वो कन्नूर यूनिवर्सिटी के लेक्चरर बिंदु अमीनी है। अब हम आपको बताते हैं
कि आखिर बिंदु पर यह हमला क्यों हुआ। दरअसल भूमाता ब्रिगेड की तृप्ति देसाई 6 महिलाओं की एक टीम के साथ आज सुबह कोच्चि हवाई अड्डे पहुंची और ऐलान किया कि वो सबरीमाला मंदिर जाकर भगवान अयप्पा के दर्शन करेंगी। सबरीमाला पहुंचने के दौरान सुरक्षा की मांग को लेकर बिंदु अमीनी पुलिस कमिश्नर के दफ्तर पहुंची ही थी कि वहां उन पर यह शख्स मिर्ची स्प्रे से हमला कर देता है। तृप्ति देसाई एंड कंपनी का विरोध करने के लिए भगवान अयप्पा के श्रद्धालुओं के साथ बीजेपी नेता भी कमिश्नर ऑफिस के सामने जुट गए और नारेबाजी करने लगे। The Tripti Desai has to wait for the final verdict. Why she is not waiting for that? She wants to have tension there. She wants to take political mileage out of it. So she only wants to get a very cheap publicity. हालांकि तेज प्रदर्शन के बाद पुलिस ने भगवान अयप्पा के श्रद्धालुओं को आश्वासन दिया कि भूमाता ब्रिगेड से जुड़ी किसी महिला को मंदिर में नहीं घुसने दिया जाएगा, जिसके बाद प्रदर्शन खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में महिलाओं को मंदिर में प्रवेश दिए जाने का आदेश दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी भगवान अयप्पा के श्रद्धालु महिलाओं के मंदिर में जाने के खिलाफ हैं और इस मसले पर बीजेपी भी इन श्रद्धालुओं के साथ खड़ी है। टीम न्यूज़ नेशन।